अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हमने टीवी से सफ़र तय किया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। ओटीटी ऐप्स क्या होती हैं और क्लाउड सर्विसेज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करती हैं। कंटेंट के हवाले से भी जानेंगे कि कंटेंट को देखने के हवाले से हमारा जो ट्रेंड है वो कैसे बदला है। कंटेंट क्रिएटर्स को कितने मौके मिले हैं आज के इस टेक दौर में। मेरे साथ हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद उस्मान मिन्हास। उस्मान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। उस्मान इज़ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एक ऐसी कंपनी में जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखें। गुज़श्ता कई सालों से नौजवानों की तफरीही तरजीहात में जबरदस्त तब्दीली आई है। रवायती टीवी की जगह अब स्मार्टफोन्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब ने ले ली है। अब एक मोबाइल फोन ही सिनेमा, ड्रामा और तंज़ो मिज़ाह का जरिया है। छोटी वीडियोस, मिनी सीरीज और बिंज वॉचिंग ने न सिर्फ तवज्जो का मरकज बदला है, बल्कि मवाद के मयार और अंदाज को भी एक नई समत दी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कहानी सुनाने के अमल को आसान और काबिले रसाई बना दिया है, जिससे नए क्रिएटर्स को मौका मिला है कि वो अपने ख्यालात दुनिया के सामने लाएं, जिसकी वजह से तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हुआ है। ताहम मयार और मिक़दार के दरमियान तवाज़ुन एक अहम चैलेंज बन गया है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की ओटीटी इंडस्ट्री सिर्फ तकनीकी जिद्दत से नहीं, बल्कि मकामी सकाफत, कल्चर, जबानों और समाजी बयानिया को फरोग देकर आलमी सतह पर अपनी जगह बना सकती है। और हम वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग होकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि ट्रेडिशनल मीडिया से अब कन्वेंशनल मीडिया की तरफ हम आ गए हैं। कन्वेंशनल मीडिया की अगर बात करें तो प्रिसाइसली हम डिजिटल मीडिया उसे कहते हैं। मज़ीद इस पे बात करते हैं। उस्मान, ये जो हमने टीवी से पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी की तरफ हम गए और उसके बाद हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ गए हैं, आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या अमल दखल है? जब से ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, हमारी रेडियो से वॉइस और वॉइस के बाद वीडियो, सो इसका ट्रांजिशन बहुत रैपिड होता रहा है। और अगेन जैसे आपने कहा, ब्लैक एंड वाइट से हम कलर्ड पे आए, कलर से डिजिटल पर आए, डिजिटल से सैटेलाइट पर, और अब हम OTTs की तरफ जा रहे हैं। अब OTT को ही डिफरेंट डोमेन्स में ग्रो किया जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन ये टीवी और OTT इस वक्त दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड आई बिलीव आने वाले टाइम में भी कोएग्जिस्ट करेंगे। एक बड़ी डिबेट स्पेकुलेट करती है जब हम लोग टीवी या ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं और आज के मीडिया की बात करते हैं। क्या बुनियादी फ़र्क देखते हैं आप? बुनियादी फ़र्क इसमें ये है कि हमारी जो यूथ है वो डिजिटल से ज़्यादा कनेक्ट करती है, और उसकी वजह है कंट्रोल उनके पास OTT या यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से आता है। आपका जो टीवी है वो पुश कंटेंट है, जो भी दिखाया जा रहा है आपको वो देखना होगा, जबकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कंटेंट अपनी मर्ज़ी के टाइम पर और अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स उस्मान, अगर हम लोग पिछले 10 साल को देखें पाकिस्तान में, तो टीवी के जो व्यूअर्स थे वो 4 से 8 घंटे तक टीवी देखते थे। लेकिन अब की बात करें और रिसेंटली 2024 के एंड तक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो जो एक उनकी ट्रांजिशन 50% लेस हो गया है। 1 से 4 घंटे अब व्यूअर्स टीवी को देख रहे हैं, एंड अब डिजिटल की तरफ चले गए हैं। तो क्या डिजिटल उनको ज़्यादा कन्वीनियंट है या टीवी की तरफ उनका जो एक क्रेडिबिलिटी की तरफ अगर देखें तो वो कम हो गई है? आई थिंक क्रेडिबिलिटी सिर्फ नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मोबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप अपनी स्क्रीन को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं। एंड सेकंड इज़ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब मैं पॉज कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, कोई सीन स्किप कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की स्पीड पे देख सकता हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड थर्ड इज़ अगेन आपको जो यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी ऑफ़र करते हैं कि आप प्रेफर करते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ जाकर देखूं, फिर वो रिकमेंडेशन इंजन्स के थ्रू आपको इंटाइस करते हैं मज़ीद कंटेंट देखने में। जो व्यूअरशिप रेशो की बात है इस वक्त जो दोनों डिजिटल और ट्रेडिशनल टीवी है, यस ये कम हुई है, लेकिन आई थिंक एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहाँ पर टीवी इससे नीचे कम जाएगा।
टीवी के जो स्पेशली हमारे जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादा क्रेडिबल समझे जाते हैं, रिसोर्सेज इनके लिए जो न्यूज़ आ रही होती है, और लाइव स्पोर्ट्स ऑब्वियसली बिग स्क्रीन पर देखे जाती है, उसके अंदर आप डिले नहीं, बफरिंग नहीं उसमें आप टॉलरेट करते हैं. सो आई थिंक ये वजह है कि टीवी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर लाइव स्पोर्ट्स एंड लाइव न्यूज़, और इंटरटेनमेंट का जो चंक था उस 4 से 8 घंटे में वो हमारा OTT ने ले लिया है. मैं दोबारा इस हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के दौर में जब हमारे पास इतने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वी हैव यूट्यूब, इस तमाम चीज़ों के साथ साथ टीवी आउटडेट क्यों नहीं हो सकता? अगेन लाइव स्पोर्ट्स एंड लाइव न्यूज़ ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, और इसकी क्रेडिबिलिटी ने भी इसको ज़िंदा रखा है. जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो रेगुलेटेड एज सच नहीं है. रेगुलेटेड ना होने की वजह से उनके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, फेक न्यूज़ भी आती है. सो लाइव न्यूज़ पे अभी भी क्रेडिबल सोर्स टीवी को समझा जाता है. वहाँ पर एक इसको एज है. सेकेंडली लाइव स्पोर्ट्स है. लाइव स्पोर्ट्स के अलावा हमारी एक पूरी डेमोग्राफिक्स है, हमारा एक एज ग्रुप है पाकिस्तान में जो टीवी को ही प्रेफर करते हैं. वो इतने टेकी नहीं हैं, जो 50+ एज के हैं, और एक बहुत बड़ी उनकी एक क्वांटिटी है जो टीवी को प्रेफर करते हैं उसके स्क्रीन साइज़ की वजह से. उनको आदत टीवी को देखने की है, और वो इतने टेकी नहीं है कि वो यूट्यूब और इन जगहों पर जाकर खुद से सर्च करके पुल कर सकें कंटेंट. सो दे प्रेफर टीवी, और इसी चीज़ ने टीवी को अभी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक इसी बेस पर रखना है. एंड आई थिंक कन्वीनियंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोग टीवी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्वैप करने हैं चैनल्स. एंड अगर हम लोग ये कंटेम्प्रेरी मीडिया की बात करें तो आपको सर्च करने के लिए भी आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं या आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. यूथ की बात करें, यूथ ने तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ही ऑप्ट किया है. एंड अगर हम टिकटॉक की बात करें या दूसरे रील्स की बात करें, इंस्टाग्राम रील्स की, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस का एक ट्रेंड आ गया है. और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 54 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद टिकटॉक इन पाकिस्तानी डायनामिक्स. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कंटेंट मज़ीद कम होता जा रहा है, या हम प्रेफर कर रहे हैं कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम है तो उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट क्रिएट किया जाए? सो दोनों ये भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म इस वक्त कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. और अभी पाकिस्तान की जितने भी व्यूअरशिप आप रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है. अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक टीवी ड्रामा ने 4.1 बिलियन कलेक्टिव व्यूज़ लिए हैं. और आप अभी यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो हमारे मल्टीपल ऐसे ड्रामाज हैं, प्राइवेट हमारे ड्रामाज हैं, जो ईच ड्रामा ईच एपिसोड 35-40 मिलियन व्यूज़ लेकर जाता है, इवन व्हेन दे आर 35 to 40 मिनट्स लॉन्ग. तो 35-40 मिनट्स लॉन्ग होने के बावजूद अटेंशन स्पैन लोगों ने उधर दिया है. बिल्कुल. और शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको इतनी बड़ी व्यूअरशिप अभी बिलियंस में या इवन 35-40 मिलियन में भी जो जेनेरिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें नहीं मिलती है. सो ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. आई गेस इसकी भी यही वजह है कि एक डेमोग्राफिक ने इवॉल्व हो देखा है हमारे प्राइवेट मीडिया को, उन्होंने ड्रामास को चलते देखा है, और उनकी एपेटाइट अभी भी लॉन्ग फॉर्म की है. आई गेस जो हमारे करंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो इतने एजुकेटेड हो जाएंगे कि वो अभी इस वक्त जैसे कंटेंट बन रहा है, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, फेक न्यूज़ भी आ रही है, हेट स्पीच भी आ रही है. Exactly. ये सब हमारा टाइम के साथ जब ऑडियंस इनको इतना encourage नहीं करेगी इनकी डेवलपमेंट, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से बाहर होंगे और सिर्फ वो क्रिएटर्स बचेंगे जिनकी ऑडियंस मार्केट में है. बट उस्मान, हाउ टू टैकल दिस चैलेंज? बिकॉज जैसे आपने कहा है कि ऑडियंस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव स्क्रूटनी करती है वो ऑडियंस ही करती है, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है. आपने एक बात लोगों तक पहुंचा दी और उसके बाद बहुत देर के बाद आपको पता चलता है कि दिस वाज समथिंग फार अवे फ्रॉम द फैक्ट. लेकिन वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में हो चुका होता है. टीवी के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स से ऑलरेडी होकर आ रही होती है वो चीज़. इस हवाले से आप बताएं कि इस चैलेंज को हम कैसे कम कर सकते हैं? इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, जैसे हमें फ़ौरन इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए करना है, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो आई गेस पॉलिसी मेकर्स या स्टेट लेवल पर हो सकता है वो एजुकेशन है. आपने जैसे कहा कि हम पहले टीवी पे टाइम देते थे, इस वक्त हमारी यूथ और इवन हमारी बड़े डेमोग्राफिक के लोग 8 से 10 घंटे तक भी अपने सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, या वो कंज्यूम कर रहे होते हैं या वो क्रिएट कर रहे होते हैं.
ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. جس جگہ پر آپ نے 8 سے 10 گھنٹے روز رہنا ہے, وہاں پر کیسا بیہیو کرنا ہے, وہاں پر کن چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے, وہاں پر آپ نے فیک نیوز کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے, یا آپ نے کیسے اس کو ریسرچ کرنا ہے, اس کو ویریفائی کرنا ہے, یہ ایجوکیشن سے ہماری ابھی پبلک نہیں گزری تھی, اور ہمیں یہ سب کچھ اویلیبل ہو گیا. سو آئی تھنک لانگ ٹرم سولوشن از ایجوکیشن. اس کے اوپر پالیسی میکرز کو, ہمارے جو یوتھ ہے اور جو کالجز میں ہے, یونیورسٹیز میں ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی کام کرنا ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ کس قسم کے کانٹینٹ کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا ہے, کون سا کانٹینٹ اسٹیٹ کے لیے, ریلیجن کے لیے یا سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آئی گیس یہ ایجوکیشن ہی اس کو کر سکتا ہے. جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے اس کا, وہ ریگولیٹرز یا پالیسی میکرز یا ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں, وہ میڈیا انٹیلیجنس کے تھرو اس کو بہت زیادہ جلدی اس کو پکڑ سکتے ہیں, اس کو انفورس کر سکتے ہیں, اور اگین سوسائٹی کے اندر اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور کام کس طرح سے ہونا چاہیے. تو آئی گیس 2 پیرالل ایفرٹس کی ضرورت ہے, ایجوکیشن اینڈ میڈیا انٹیلیجنس رپورٹس, جو آپ کو انیبل کریں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اسی کے ساتھ ایک اور میں سوال آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کافی چیلنجز جب ہمیں اس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں, تو سب سے پہلے ایک پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ فلٹر کر دیں یا اس کو زیادہ لمیٹائز کر دیا جائے ریچ کو, آڈینس کے لیے یا کریٹرز کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال. کیا یہ درست ایک ایکشن ہے, یا یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ ہم کسی چیز کو بین کر دیں یا لمیٹائز کر دیں, یا انسٹیڈ کہ ہم لوگوں پر چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح سے لوگ پرسیو کریں گے, یا وہ اپنے لیے جو ٹھیک ہیں یا گڈ آڈینس کریٹرز ہیں ان کو نامینیٹ کریں گے؟ سو آئی تھنک یہاں پر بیلنس کی ضرورت ہے. ناٹ جسٹ کمپلیٹ ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی ایسی فریڈم ہونی چاہیے جو کسی اور کو ہرٹ کرے. سو فریڈم آف اسپیچ جس کو کہا جاتا ہے, وہ وہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی اور ہرٹ ہو رہا ہو. آپ تب تک اس کو کر سکتے ہیں, یا کسی کے ایموشنز ہرٹ ہو رہے ہوں. یہاں پر بھی اگین آئی گیس جب تک کوئی ایسا ایجنڈا نہیں پش کیا جا رہا جس سے اسٹیٹ کو, ریلیجن کو, سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا, تو وہاں تک آپ اس کو ایک فریڈم کے طور پر پینیٹریٹ ہونے دے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان چیزوں کو امپیکٹ آئے گا, جہاں پہ ان دا لارجر ایسپیکٹ آف ایوری تھنگ, وہاں پر ہمیں اس کو پش کرنا آئی گیس ضروری ہو جاتا ہے. ادروائز یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے سوسائٹی میں کہ پھر اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہر کوئی آلویز ایول اٹریکٹ کرتا ہے, اور اس کو آپ جتنا پھیلنے دیں گے وہ اتنا ہی کنزیوم ہوگا لوگوں میں, اور جتنا کنزیوم ہوگا آؤٹ پٹ بھی ویسے ہی نکلے گی. سو آئی گیس بیلنس کی ضرورت ہے, کنٹرول کی ضرورت ہے, اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اپنی کانورسیشن عثمان جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ٹریڈیشنل میڈیا سے ہم نے سوئچ کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ. آلدو ٹی وی بھی آج کل ریلیونٹ ہے, لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کو ہم نے زیادہ آپٹ کیا ہے. اس حوالے سے عثمان سے بات ہو رہی ہے. عثمان, یہ بتائیے کہ آج کے جو انٹرپرینورز ہیں جو اس فیلڈ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنا ایک چینل بنانا چاہتے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آلریڈی اتنے زیادہ یونراز پہ کام ہو رہا ہے, واٹ از لیفٹ, یا آپ کس چیز میں اسپیس دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک ابھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور اس کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ اوپن ہے, مارکیٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے, تبھی یہ کانٹینٹ بن رہا ہے. جی. اور ابھی اگر کوئی کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے تو آئی بلیو ایجوکیشن ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں. اگین جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک جو بن رہا تھا وہ جنیرک کورسز بن رہے تھے. اگر آپ ایجوکیشن پہ فوکس کر کے صرف نیش آڈینس کے لیے اسپیسیفک کورسز, اسپیسیفک ٹولز کے اوپر بنائیں تو اٹس اسٹل ریلیونٹ. سیکنڈلی, آپ اگر انفوٹینمنٹ, ایجوکیشن, ٹریول, اس کے اوپر کسی بھی کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ایج آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوالٹی آف کانٹینٹ سے ہو سکتا ہے. سو ہر ڈومین میں اس وقت ہر سال نئے کریٹرز ایڈ ہو رہے ہیں اور سب کو اپریسیشن مل رہی ہے, اور جو بھی اپنا کانٹینٹ اپڈیٹ نہیں رکھ رہے ہیں یا سیم لینئر کانٹینٹ بنا رہے ہیں, مونو کانٹینٹ ہے, وہ ایریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کوالٹی آف کانٹینٹ, ویل ریسرچڈ کانٹینٹ, اور آپ میک شیور کہ فیکٹس آر رائٹ وین یو ٹاک, تو یہ کانٹینٹ اٹریکٹ کرے گا. ڈیجیٹل لٹریسی کی جس طرح اہمیت ہے, کوئی بھی ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں تو وہ اہمیت بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پرٹیکولر ٹیکنالوجی یا گیجٹس کس طرح استعمال کیے جائیں. اسی طرح
स्क्रीन पर जब आप आते हैं या आप कुछ भी लोगों तक अपनी जो क्रिएटिविटी है लोगों तक पहुंचाते हैं, लॉज एंड एथिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। Exactly. आई जस्ट वांट कि आप इस पे अपना टेक दें कि लॉज एंड एथिक्स जो हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इवन दो यू आर अ डॉक्टर, यू आर समबडी जिसको बहुत ज़्यादा ग्रिप है अपनी डोमेन में, लेकिन इफ़ यू डू नॉट नो कि लॉज एंड एथिक्स क्या कहते हैं स्क्रीन के हवाले से, तो वो आपका कंटेंट ख़राब कर सकते हैं या किसी और तरफ शिफ्ट लेके जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एजुकेशन और अवेयरनेस का ही इशू है। इसको जितना ज़्यादा पुश किया जाए, और आई थिंक सबसे अच्छी जो डोमेन है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर जो लॉज और एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले मेकर्स भी और इन्फोर्स करने वाले भी, इनको वहाँ पर अवेयरनेस करनी चाहिए। अभी जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो यहीं से निकल कर आ रहे हैं। आप उनको, जब उन्होंने बाद में कंटेंट क्रिएटर बनना है उससे पहले ही ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, आई थिंक नॉट जस्ट सेमिनार, एक कोर्स होना चाहिए जिसमें आप उनको बताएं कि आप नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं कहीं पर तो वो रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। और उनको गुड और बैड कमेंट का पता होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है यहाँ तक नहीं पता होता है। सो जब उनको इम्पैक्ट बताया जाएगा कि आपका इंडिविजुअल कमेंट नहीं है या आपका इंडिविजुअल कंटेंट नहीं है, इसको फॉलो करते हुए अगर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आ जाते हैं तो वो हमारी स्टेट पर, हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना शुरू हो जाती है। सो लॉज और एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको पुश करना चाहिए। अभी कुछ लॉज पे काम भी हो रहा है और आई थिंक उसकी वजह से एक हर्डल ज़रूर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो आई एम श्योर कि अवेयरनेस और एजुकेशन के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है कि आप इसको 80-90% भी कंट्रोल कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, वह स्टिल लर्निंग की आखिर ये है क्या? ऑल्दो अगर इसको सिंपलर वर्ड्स में बताया जाए, इट्स इंटेलिजेंस ऑफ अ कंप्यूटर, या जो कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कुछ भी क्रिएट करने की इंटेलिजेंटली, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीडिया के अंदर भी बहुत इस्तेमाल की जा रही है, और अगर हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखें तो हम बहुत सारी ऐसी AI जनरेटेड वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो देखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या AI की इनकॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मीडिया का जो डायनेमिक्स है उनको इन्हांस किया है या एक ज़्यादा चैलेंज क्रिएट किया है? आई थिंक ये एक शिफ्ट है मीडिया के लिए भी। हर डोमेन इस वक्त लर्न कर रही है कि हम AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्पेशली AI बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है AI की। उससे ये हो रहा है कि आप एक चीज़ जब सीखते हैं तो AI किसी और चीज़ पर काम कर रही होती है। आज से 1 साल पहले तक AI सिर्फ आपका स्क्रिप्ट या आपकी जो टेक्स्ट है उसको रिफाइन कर सकता था, अब वो आपके लिए इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है, वीडियोस क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक अप टू डेट रहना पड़ेगा मीडिया हाउसेस को भी, लेकिन ये एक शिफ्ट ज़रूर लेकर आएगा। आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी आई थिंक बेहतर होगी, आपका कंटेंट जो है वो मोर लोकल हो सकेगा, आप वेल रिसर्च्ड कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, और आगे जाकर आई गेस AI ज़्यादा टेक ओवर करेगा जितना अभी किया हुआ है। AI कंटेंट आपको अभी डिजिटल पे देखने को मिलता है, लेकिन वो टीवी पर भी देखने को मिलेगा। आपको AI जनरेटेड कंटेंट लाइव न्यूज़ में, लाइव स्पोर्ट्स में, इन सब में देखने को मिलेगा। सो आई थिंक मीडिया इसको अडॉप्ट कर रहा है, बहुत सी जगहों पर ये अडॉप्ट हुआ है, स्पेशली एनिमेशन में, एडिटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी डायनेमिक्स की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपने बात की, AI की इनकॉर्पोरेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, पाकिस्तान में कितने प्रेवलेंट हैं, कितनी तेज़ी से यहाँ पर एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है? आई थिंक AI की सबसे अच्छी बात यही है कि वो अवेलेबल टू एवरीवन है। जो कंप्यूट पावर आपको चाहिए वो क्लाउड के ऊपर है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब AI मॉडल्स आ रहे हैं, ChatGPT आ रहा है, गूगल अपना काम कर रहा है, सो आई थिंक इन सब के होने की वजह से एक आपको बहुत हेल्प हो रही है AI को यूज़ करने में। आप किसी भी डोमेन में हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको कंप्यूट पावर इधर नहीं चाहिए। तो आई थिंक हमारी मल्टीपल डोमेन्स में लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, AIs डेवलप भी कर रहे हैं, AIs को इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, और हमारी वर्कफोर्स भी ट्रेन हो रही है इसके लिए। आई बिलीव कि वर्कफोर्स को और ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए। हमारे पास अभी बहुत बड़ा गैप है, हम ऑलमोस्ट 25,000 IT ग्रेजुएट्स मार्केट में हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें से AI एनेबल्ड 1%, 2% है। हमें उसको रेशो को बढ़ाना है और ट्रेडिशनल कंप्यूटर एजुकेशन से AI एजुकेशन की तरफ लेके आना है। आई थिंक ये सबसे बड़ा हेल्प करेगा, और AI जितनी ज़्यादा सिखाई जाएगी लोगों को उतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगी,
اور اتنی ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی. 10 سال پہلے ہم نے اس طرح سے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اب انٹرٹینمنٹ یا ایسے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اب ہمارے فون میں آ جائیں گے اور ہم کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں اپنی چوائس کے اکارڈنگلی. تو آج سے 10 سال کے بعد آپ کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اس میں ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے وہ ایکسپونینشیل گروتھ کی ہے جو ٹیکنالوجی کرتی ہے ہمیشہ. اس سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جو 50 سال میں ہم سفر طے کرتے تھے وہ 30 سال میں کیا, پھر وہ 10 سال میں, وہ 5 میں. اب یہ سپین منتھس میں آ گیا ہوا ہے. آج سے 6 مہینے پہلے تک ڈیپ سیک کا نام نہیں پتا تھا اور آج لوگ ڈیپ سیک کو یوز کر رہے ہیں. وہ چیز جو بلینز آف ڈالرز میں ہو رہی تھی وہ ٹیک جائنٹس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ 6-7 ملین ڈالرز میں ہونا شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک اے آئی از ویری انپریڈکٹیبل. ہم اس میں یہ نہیں بتا سکیں گے, کوئی بھی ایون جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے سی ای اوز, ان کے چیئرمینز یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کل کا اے آئی کیسے ہوگا. آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے, روبوٹکس میں اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. سو آئی تھنک یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ورلڈ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. ورک فورس ڈفرینٹ ہوگی. جیسے ابھی کام ہوتا ہے ویسے نہیں ہوگا, جیسے ابھی ایجوکیشن لی جاتی ہے ویسے نہیں ہوگی. کانٹینٹ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بنے گا, اور جو ایک گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ تھا وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا. اے آئی انیبل کرے گا ٹو کنیکٹ کسی بھی ریجن کو کسی بھی ریجن کے ساتھ, جس میں میڈیا بہت زیادہ امپیکٹ آئی گیس کرے گا. سو جو لوکلائزیشن ہے وہ ہمیشہ ہوگی جو آپ کا انٹرنل, اگر پاکستان کی لوکلائزیشن ہے اسے پاکستان کو کام کرنا ہوگا. جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ آپ کو میجر لینگویجز کے اوپر کام کر کے دے دیں گی. اس وقت اردو اسپیچ ٹو ٹیکسٹ بہت اچھی ایکوریسی کے ساتھ اویلیبل ہے. سو آئی تھنک, لیکن جب بھی آپ اس کو پنجابی, سندھی, پشتو میں لے کر آئیں گے وہاں پر گلوبل لیول پر کم کام ہوگا. وہاں پہ آئی گیس ہمارے لوکل انسٹیٹیوشنس کو, ہمارے اسٹیٹ آرگنائزیشنس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ ہم کس طرح لوکل لینگویجز کے اے آئیز بنائیں, ان کے لینگویج انجنس بنائیں اور ان کو پروموٹ کریں, تاکہ ہماری ایجوکیشن بھی اور انٹرٹینمنٹ بھی لوکلائزڈ اور ریجن کو پروموٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ عثمان. آپ نے جو اسپیشلی کنکلوڈ کیا ہے اسٹیٹمنٹ پر کہ ہمیں خود سے کام کرنا ہے, انسٹیڈ آف کنزیومرز ہمیں پروڈیوسرز بھی بننا ہے, اور اپنی ریجنل ویلیوز کو, ریجنل کانٹینٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں خود سے اس چیز کی رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ٹریڈیشنل میڈیا سے جو ہمارا شفٹ ہوا ہے کنونشنل میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف یا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, یہ کتنا ریپڈ ہوا ہے. اور اگر ہم آگے دیکھیں اے آئی کے زمانے میں, یا اے آئی ابھی تک ہماری زندگی میں جیسے جو رول پلے کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم آگے چلیں تو چیزیں بہت تیزی سے چینج ہونے والی ہیں, بہتر ہونے والی ہیں. تو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.